गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज अपने क्या करेंगे, एल्केन का हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ था, उसी को ही कंप्लीट करना है। मैकेनिज्म हमने कर ली थी उसकी, ठीक है। हेलोजनीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि हमने कर ली थी। अब क्या देखना है, एनर्जी प्रोफाइल या ऊर्जा आरेख, ठीक है। हमें क्या करना है, हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख देखना है। लेकिन उससे पहले कि ऊर्जा आरेख बनता किस तरह से, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए और शोषी अभिक्रिया के लिए, तो दो डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, ये एनर्जी प्रोफाइल है, ऊर्जा आरेख है, जिसमें हमने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिया है अभिक्रिया का वेग, ठीक है। और ये क्या है, एनर्जी, वाई एक्सिस पे हमने ली है एनर्जी या ऊर्जा। ये है अभिक्रिया का वेग एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी या ऊर्जा। कॉपी खोलो, बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस एनर्जी प्रोफाइल के अंदर दो चीजें दिखाई हुई है, तीन चीजें दिखाई हुई है। दो क्या है, एक तो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को आर से लिखते हैं। रिएक्टेंट क्या है, अभिकारक या क्रियाकारक, जो आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आर लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। और ये पी क्या है, प्रोडक्ट या उत्पाद, ठीक है। इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है, ऊर्जा का अंतर है, वाई एक्सिस पे जो इनका डिफरेंस है, उसे हमने किससे लिखा है, डेल्टा एच से। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये आर रिएक्टेंट या क्रियाकारक, पी प्रोडक्ट या उत्पाद, और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, और कौन सी एंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी है। ठीक है, दोनों में आपको ये चेक करना है। तो कौन सी वाली है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी? ये कौन सी है, एक्सोथर्मिक। कैसे? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है। कैसे देखेंगे कि ये जो है, ये तो ऊर्जा की वैल्यू है क्रियाकारकों की, कि क्रियाकारक के पास मान लो हमारे पास ये 5 किलो कैलोरी एनर्जी थी, ठीक है। हमारे पास उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद में बना उत्पाद, ठीक है, उस उत्पाद की एनर्जी है ये। तो ये जो है, ये वाई एक्सिस पे इससे कम है, तो ये लगभग कितनी होगी, मान लो 4 है, ठीक है। ये आइडिया है, नंबर याद नहीं करना, ठीक है। ये 4 है, यानी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट या उत्पाद की ऊर्जा क्या है, कम है। रिएक्टेंट या जो क्रियाकारक आपस में क्रिया कर रहे थे, उनकी ऊर्जा ज्यादा थी। मतलब जब भी क्रियाकारकों ने क्रिया की, उससे उत्पाद बना, तो एनर्जी कम हो गई, ऊर्जा कम हो गई। तो जितनी ऊर्जा कम होगी, उतनी हीट के रूप में बाहर निकल जाएगी, ठीक है, उष्मा के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें उष्मा बाहर निकलेगी, ये कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा एच हम कैसे देखते हैं, एच पी माइनस एच आर से, ठीक है। डेल्टा एच क्या होता है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी, उत्पाद की एंथैल्पी माइनस
माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी या क्रियाकारकों की एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है, ऊर्जा क्या है, कम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसलिए हमने कहा कि डेल्टा एच यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा आरेख हमने बनाया है ये किसके लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब ये तो एक पूरी रिएक्शन है, अगर हम एक ही रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा स्टेप ले रहे हैं तो वहां पर भी हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा कि जब भी आपका एक चीज से दूसरी चीज बनी, दूसरी जो चीज बनी उसकी अगर एनर्जी कम है तो एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है, ये दूसरा है। इसके अंदर बताओ कि ये कौन सा है ग्राफ, ये एक्सोथर्मिक है तो ये ऑब्वियस सी बात है एंडोथर्मिक होगा या उष्मा शोषी। ठीक है, कैसे पता चला, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, क्रियाकारकों की ऊर्जा है, मान लिया ये क्या है 4 है। ठीक है, और ये जो ऊर्जा है ये किसकी है, प्रोडक्ट की है, जो क्या है रिएक्टेंट से ज्यादा है, क्योंकि वाई एक्सिस में इस तरफ बढ़ेगा वैल्यू, तो ये मान लो 6 है। ठीक है, तो अब क्या करें हम, 6 - 4 करें तो ये क्या आती है 2, यानी प्लस में वैल्यू। प्लस में वैल्यू का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी थी प्रोडक्ट के पास उससे ज्यादा है, यानी उसने एनर्जी को कंज्यूम किया है, खर्च किया है, यानी हमें उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जब एनर्जी देंगे तो ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्ट बनेगा, तो ये हमारी अभिक्रिया कौन सी होगी, उष्मा शोषी। ठीक है, यानी अभिक्रिया के अंदर उष्मा की आवश्यकता थी तब वो जाके पूरी होगी, तो ये हमारी अभिक्रिया उष्मा शोषी या एंडोथर्मिक। ठीक है, इन दोनों डायग्राम को बना लो। वो इसके अंदर जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, क्रियाकारक, प्रोडक्ट है, उत्पाद। ठीक है, एक चीज, ये क्या चीज है, ये बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी का एक पीक बनाया हमने, ये क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट को शॉर्ट में टीएस से लिखा जाता है, या फिर लिख लो संक्रमण अवस्था। ठीक है, संक्रमण अवस्था वैसे क्या होती है इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जब एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि संक्रमण अवस्था क्या होती है, कब बनती है। ठीक है, ये दो आपने एनर्जी प्रोफाइल बना ली। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, सीधी अपनी हेलोजिनेशन रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, हेलोजिनेशन के अंदर कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, कौन सा रेडिकल बनता है, हेलोजन का रेडिकल बनता है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में चेन प्रोपगेशन होता है, उसका मेन स्टेप कौन सा होता है, एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है। और एल्काइल फ्री रेडिकल जो है वो थोड़ा मुश्किल से बनता है, हमने कल भी लिखा था कि ये क्या करता है, वेग का निर्धारण करता है, अभिक्रिया की रेट को डिटरमाइन करता है। ठीक है, जहां पर एल्किल फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप जो है जब भी होगा उसके अंदर हमें क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, उसकी एनर्जी हमारे पास ज्यादा होती है, तो इसको एक बार बना लो। ये इस तरह से इसमें 2 पीक बन रही है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 तरह की आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। ठीक है, संक्रमण अवस्था। ठीक है, ये पहली स्टेट है जहां पे हमने क्या किया है, एक फ्री रेडिकल बना दिया।
ठीक है, फ्री रेडिकल किसका बनाया, हेलोजन का। ठीक है, दूसरी स्टेप के अंदर क्या होता है, हमारे पास एल्किल का फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ पे बन जाएगा एल्किल का फ्री रेडिकल और उसके साथ एक HCl, HX। ठीक है, क्योंकि Cl नहीं, हमने X लिया है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो HX है या एल्किल रेडिकल है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी भी हेलोजन के रेडिकल के साथ या फिर HX के साथ। तो ये क्या बना देगा यहाँ पे, प्रोडक्ट हमारा RX। X2 ही कर लो इसको। ठीक है, ये रिएक्टेंट से जो पीक का डिस्टेंस होता है, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, EA से लिखा जाता है। ठीक है, ये EA1 है और ये हमारी क्या है, EA2 है। ठीक है, EA1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज्यादा है, इसी अकॉर्डिंग बनाना, ये चीज ज्यादा मत बनाना। ठीक है, EA2 को ज्यादा मत बनाना, इसको छोटा बनाना। EA1 को ज्यादा बनाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्किल फ्री रेडिकल, जो कि क्या होता है, मुश्किल से बनता है, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ती है, सक्रिय ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है। तो ये एनर्जी प्रोफाइल है हेलोजिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, इसके नीचे लिख लेना हेलोजनीकरण अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख। हेलोजनीकरण अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट इसमें लिखो, एल्किल मुक्त मूलक बनने में एल्किल मुक्त मूलक एल्किल फ्री रेडिकल बनने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है। सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक होता है। सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक होता है, क्योंकि यह एक कठिन स्टेप है, क्योंकि यह एक कठिन पद है। एल्किल फ्री रेडिकल बहुत मुश्किल से बनता है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये इसलिए EA1 की वैल्यू हमने ज्यादा लिखी है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहाँ पे देखिए एनर्जी वाई एक्सिस पे, तो सबसे ज्यादा किसके लिए चाहिए होती है, जहां पर रिएक्शन के बाद में एल्किल फ्री रेडिकल बन रहा है, उसके लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा यहीं पर रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, एक बार एल्किल मुक्त मूलक बनने के बाद अभिक्रिया बहुत आसानी से संपन्न हो जाती है, ये लाइन लिखो। एक बार एल्किल फ्री रेडिकल बनने के बाद अभिक्रिया बहुत आसानी से संपन्न हो जाती है। एक बार एल्किल रेडिकल बन जाने के बाद अभिक्रिया बहुत आसानी से संपन्न हो जाती है।
यानी बहुत आसानी से ये एल्किल हैलाइड बना लेगा। ठीक है, दूसरा जो स्टेप होगा उसके लिए सक्रियण ऊर्जा की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, बहुत आसानी से ये स्टेप क्रॉस होता है और एल्किल हैलाइड आपका बन जाता है। ठीक है, ये एनर्जी प्रोफाइल हो गया हेलोजिनेशन रिएक्शन का। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसको लिखा जाता है EA से, जो हमने ये लिखे एक्टिवेशन एनर्जी, स्मॉल ए किसके लिए, एक्टिवेशन के लिए, E एनर्जी। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा होती क्या है, अगर सिंपल डेफिनेशन देना हो तो मिनिमम ऊर्जा जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी इक्वेशन को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो जैसे हमने कोई भी एनर्जी प्रोफाइल बनाई है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या है कि ये तो जो डेल्टा H की वैल्यू हम निकालते हैं, ये तो क्या होती है, या तो हमें बाहर से थोड़ी बहुत हीट देनी है या हीट बाहर निकलती है उसकी वैल्यू आती है। लेकिन हमें सिर्फ इतने से काम नहीं चलता। ठीक है, हमें क्या होता है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये एनर्जी हमें नहीं मिलती है तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो मिनिमम एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इससे कम अगर एनर्जी मिलती है तो वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। और ये एनर्जी हमें मिलती कहां से है, ऊष्मा जो हम दे रहे हैं वो तो हम बहुत कम देते हैं, है ना। जैसे मैंने ये आपका HCl वाला एग्जांपल है। जैसे ये है फ्री रेडिकल है क्लोरीन का, ये जब रिएक्ट करता है मीथेन के साथ, ठीक है, तो ये क्या करता है, एल्किल का फ्री रेडिकल बनाता है और HCl बनाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, एल्किल का, कार्बन और हाइड्रोजन का। तो वो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ती है, 104 किलो कैलोरी। ठीक है, और बॉन्ड वहां पे बन रहा है कौन सा, HCl का। तो HCl का बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी 103 किलो कैलोरी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, निकलती है, सॉरी। यहाँ बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी। तो 104 दे रहे हैं, 103 निकल रही है, डिफरेंस आया सिर्फ 1 किलो कैलोरी का। तो सिर्फ 1 किलो कैलोरी से ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि हमने कहा था कि एल्किल फ्री रेडिकल बहुत मुश्किल से बनता है, एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होती है काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा हमें मिलती कहां से है कि जितने भी मॉलिक्यूल है जो क्रियाकारक के अणु हैं वो क्या होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, यानी टकराते हुए रहते हैं। ठीक है, जब वो आपस में टकराएंगे तो उस टकराने की वजह से उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। यानी मूवमेंट कर रहे हैं वो, साथ में वो टकरा रहे हैं, तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। वो गतिज ऊर्जा जो है वो यूज होती है एज ए सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, एक तो यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा मिलती है किससे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से। लेकिन इसके साथ साथ इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि इसका ओरिएंटेशन या अभिविन्यास भी जो है वो सही डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, तब वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। दो चीजें होती है, एक सक्रियण ऊर्जा होती है और एक ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, हमें क्या चीज देखनी होती है, दो चीजें देखनी होती है, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा मिलती कहां से है, अणुओं की काइनेटिक एनर्जी से, गतिज ऊर्जा से। ठीक है, और गतिज ऊर्जा किससे मिलती है, जब अणु गति करते हैं, मॉलिक्यूल गति करते हैं। ठीक है, और जितनी ज्यादा टक्करें होंगी वो उतनी ज्यादा गति करेगा। ठीक है, उतना ही उसका वेलोसिटी होगा, वेग होगा, तो उतनी ही उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट वो चाहिए होता है हमें, ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। जो क्या होता है कि जो टक्कर हो रही है तो वो भी सही दिशा के अंदर होनी चाहिए, तभी आपका वो प्रोडक्ट बनता है, नहीं तो आपको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो जितनी टक्करें होती है, लगभग मान लो 1000 टक्करें हुई है तो 1000 में से 10 या 15 ही आपकी सही ओरिएंट होती है।
सही अभिविन्यासित होती है, तो उसी की जो एनर्जी है वो हम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी है उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट है हमारा सक्रियण ऊर्जा का, तो उसकी डेफिनेशन लिख लो। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक होती है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए रिएक्शन। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो उस अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक होती है, जो उस अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक होती है, और ये क्रियाकारक अणुओं के आपस में टक्करों से प्राप्त होती है। क्रियाकारक अणुओं की आपस में टक्करों से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हमें एग्जाम्पल लिखना है इसका, तो ये एग्जाम्पल लिख लेंगे अपने। ठीक है, क्या है कि अगर क्लोरीन मुक्त मूलक है, उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एल्केन के साथ, तो क्या होता है, एल्किल का फ्री रेडिकल बनता है और HCl बनता है। ठीक है, तो इस पूरी रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हम 104 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे HCl का बंध बन रहा है, बंध बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो हमारे पास 103 किलो कैलोरी एनर्जी बन रही है। तो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी इस रिएक्शन के लिए, 1 कि -1, -1। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम प्रोडक्ट में से माइनस करते हैं रिएक्टेंट को। ठीक है, -1 किलो कैलोरी, यानी यहाँ पे क्या है कि 1 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है। ठीक है, अगर 1 किलो कैलोरी हीट अगर रिलीज हो रही है तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे इससे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो पहले कितनी होती है वो लिखवा देती हूँ, पहले ये रिएक्शन लिख लो, ये डायग्राम बना लो, और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें 4 किलो कैलोरी चाहिए। ये जो होती है इसके लिए वो 4 किलो कैलोरी होती है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, मीथेन से रिएक्शन कर रहा है, इससे बन क्या रहा है, एल्किल का फ्री रेडिकल प्लस HCl। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो क्या है 4 किलो कैलोरी है, ये प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे हम ये एनर्जी जो है ये दे रहे हैं, निकलने वाली 103 है, देने वाली 104 है। हाँ होगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम अगर हीट की बात इस तरह से देखें तो अगर तोड़ रहे हैं तो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए 104, यानी हमने 104 दिए बाहर तो 103 ही निकली है, यानी 1 किलो कैलोरी उसने यूज कर ली है ना। 1 किलो कैलोरी जो यूज की है, लेकिन हमें एक्टिवेशन के लिए चाहिए कितनी होती है 4 किलो कैलोरी। ठीक है, जो हमें किससे मिलती है, कोलिजन से या अणुओं के टक्करों से। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद एक लाइन लिखो, इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए डेल्टा H 1 किलो कैलोरी है, होने के लिए नहीं लिखना, ये लिखना संपन्न होने पर
इस अभिक्रिया के संपन्न होने पर 1 किलो कैलोरी ऊष्मा खर्च होती है, अर्थात डेल्टा H इक्वल्स टू 1 किलो कैलोरी होती है, प्लस अर्थात डेल्टा H इक्वल्स टू 1 किलो कैलोरी, जबकि यहां सक्रिय ऊर्जा का मान 4 किलो कैलोरी होता है। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 4 किलो कैलोरी होती है। तभी यह अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम 4 किलो कैलोरी हीट चाहिए। ठीक है, तो ये जो बाकी बची हुई 3 किलो कैलोरी है, ये कैसे मिलेगी? ये कोलोजन से या टक्करों से मिलेगी। तो इसमें नेक्स्ट लाइन लिख लो, अणु अपनी गतिज ऊर्जा से सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अणु अपनी गतिज ऊर्जा से, काइनेटिक एनर्जी से एक्टिवेशन एनर्जी गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। अणु अपनी गतिज ऊर्जा से सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसी के बाद में एक लाइन लिखना, उच्च ऊर्जा और तीव्र गति से, उच्च ऊर्जा और तीव्र गति से टकराने वाले अणु की प्रभावी टक्कर से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। यानी एनर्जी हाई होनी चाहिए, वेलोसिटी हाई होनी चाहिए, प्रभावी टक्कर से अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यानी जो भी मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन उसका प्रभावी टक्कर होना चाहिए। यानी प्रभावी टक्कर का मतलब होता है उसका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। ठीक है, तो ओरिएंटेशन जो है वो हर टक्कर का ओरिएंटेशन सही नहीं होता है। ठीक है, 40 में से कम एक टक्कर का ओरिएंटेशन सही होता है, रेशो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये एक लाइन और लिख लो, इस अभिक्रिया में अणुओं की प्रति 40 टक्करों में से केवल एक ही टक्कर प्रभावी होती है। इस अभिक्रिया में अणुओं की प्रति 40 टक्कर में से एक टक्कर ही प्रभावी होती है। अगर एक मॉलिक्यूल 40 कोलिजन करता है या 40 टक्करें करता है तो उसमें से सही ओरिएंटेशन की या प्रभावी जो है, इफेक्टिव जो है, वो कौन सी कितनी होगी? एक ही होगी, उसी का ही हम यूज कर पाएंगे। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्करें सही दिशा के अंदर होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो आपका सक्रिय ऊर्जा उतनी ही ज्यादा जल्दी मिल जाएगी और वो रिएक्शन उतनी ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो डाल लो, अभिविन्यास या ओरिएंटेशन। ठीक है, दो चीजें थी, एक सक्रिय ऊर्जा जो किससे मिल रही थी? गति से, अणुओं की या टक्करों से, और दूसरा है किससे? अभिविन्यास या ओरिएंटेशन। अभिविन्यास या ओरिएंटेशन, अगर ये सही है तो आपकी रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होती है। ठीक है, इसमें एक ही लाइन लिख लो कि प्रभावी टक्कर के समय अणु, प्रभावी टक्कर के समय अणु सही दिशा में अभिविन्यासित होने चाहिए। प्रभावी टक्कर के समय अणु सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में ओरिएंट होने चाहिए, अभिविन्यासित होने चाहिए।
ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए दो चीजें होती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी और एक ओरिएंटेशन। ये भी एक लाइन लिख लो कि अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए दो शर्तें आवश्यक है। कि अणुओं की टक्कर इस तरह से हो, अणुओं की टक्कर इस तरह से हो जिससे नंबर 1 पॉइंट पर्याप्त एक्टिवेशन एनर्जी मिले, सक्रियण ऊर्जा मिले, जिससे नंबर 1 पॉइंट लिखो, पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा मिले। दूसरा, अणु सही दिशा में अभिविन्यासित हो, पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा मिले, और दूसरा अणु सही दिशा में अभिविन्यासित हो। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। कल वाली क्लास में इसके 2-3 एग्जाम्पल देख लेंगे कि हेलोजिनेशन रिएक्शन के ही अंदर अगर हम एल्केन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लेते हैं तो कौन सा इजीली होगा। ठीक है, किसमें सक्रियण ऊर्जा कम चाहिए, किसमें ज्यादा चाहिए। हेलोजन में भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लेते हैं तो किसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, किसमें ज्यादा चाहिए। ये 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद में फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन को वो करेंगे, और उसके बाद में सेलेक्टिविटी, और जो सबसे लास्ट है वो क्या है, एल्केन का प्रोपीनीकरण और ब्रोमीनीकरण।